प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और परियोजनाएं तैयार कर घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए नागरिक सेवा केंद्र, अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के लिए खुला मनोहर पिटारा। 60 के बाद ठाठ। बुढ़ापे में होगी कमाई, नहीं होगी पैसों की कमी। हरियाणा में स्टार्टअप नीति की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए नागरिक सेवा केंद्र, अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई प्रक्रिया के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा उपलब्ध करवाएगा और विभाग की योजना के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विवरण के साथ एक सूची तैयार करेगा। सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति या पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष 2 लाख रुपए से अधिक ना हो और जो कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है, उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संशोधन इसमें किया है। एक विषय बेरी जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है, इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी कर लिया गया। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को सीएससी, अंत्योदय केंद्र या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी असुविधा के उनके घर द्वार पर ही पात्रता की स्वीकृति मिल जाएगी। ये नई प्रक्रिया 31 मार्च 2022 को पायलट आधार पर शुरू की गई है और परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करने की पुरानी प्रक्रिया को 25 अप्रैल 2022 से रोक दिया गया था। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ साथ स्टार्टअप पॉलिसी और डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि स्टार्टअप के लिए हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें कोई भी आसानी से स्टार्टअप की शुरुआत कर सकता है। इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। अब कोई अगर नया आइडिया लेकर आएगा तो उसको लेकर स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है। इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 को पास किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीदारों के साथ साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता। सीएम ने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% कीमत पर छूट या 6 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 15 लाख से 40 लाख रुपए है, उसे खरीदने पर 15% की छूट दी जाएगी या फिर 3 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 40 लाख से 70 लाख रुपए है, उसे खरीदने पर 15% कीमत की छूट या 10 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। बता देता हूं, इंसेंटिव टू बायर्स में तो 6 लाख रुपए तक या 15% मैक्सिमम जो होगा 6 लाख तक ये छूट रहेगी, जो जिन व्हीकल्स की कीमत 15 लाख से 40 लाख तक है। और जिनकी ये कार के और लाइट रेंजिंग व्हीकल की है। और फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड लाइट ईवी रेंजिंग फ्रॉम 15 से 40 लाख, ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें 15% एक्स शोरूम प्राइस या मैक्सिमम 3 लाख, इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। ऐसे ही 40 लाख से 70 लाख के जो व्हीकल हैं उनमें एक कैटेगरी में तो 15% या 10 लाख और दूसरी कैटेगरी 15% या 5 लाख। ये दोनों कैटेगरी का क्या अंतर है? एक कैटेगरी आप लोग समझते होंगे, एक है इलेक्ट्रिक कार लाइट ईवी, दूसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड लाइट ईवी। हाँ, हाइब्रिड में दोनों प्रकार से होगी, जिसके अंदर ईवी भी होगी और डीजल पेट्रोल से भी चलेगी। मानो अचानक बीच में कहीं चार्जिंग खत्म हो गई तो अपना उससे भी चला सकते हैं, डीजल पेट्रोल से भी। तो वो हाइब्रिड में छूट थोड़ा कम दी है, लेकिन जो केवल ईवी है उस पर छूट ज्यादा दी। हाँ, फिर मोटर व्हीकल टैक्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 व्हीलर हैं उनके ऊपर 100% जो है रजिस्ट्रेशन में छूट दी है अप टू फर्स्ट 30,000 व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर में भी 100% एग्जम्पशन अप टू फर्स्ट 15,000 व्हीकल्स। 4 व्हीलर्स में 75% एग्जम्पशन ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स। हाइब्रिड इसमें 25% एग्जम्पशन है अप टू 2500 व्हीकल। इलेक्ट्रिक बसेस
75% एग्जम्पशन अप टू 1000 व्हीकल्स, ऐसा एक लिमिट इसकी रखी हमने। फिर ये तो है मोटर व्हीकल टैक्स, एमवी टैक्स। ये है रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें भी बहुत नॉमिनल रखा है। हर कैटेगरी का टू व्हीलर जो है सिर्फ 200 रुपए में 30,000 व्हीकल वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। थ्री व्हीलर 200 रुपए 15,000 व्हीकल, फोर व्हीलर्स 500 रुपए 10,000 व्हीकल, हाइब्रिड में 500 रुपए 2500 व्हीकल, और इलेक्ट्रिक बसेस 500 रुपए 1000 व्हीकल। तो बहुत नॉमिनल रेट उसका रजिस्ट्रेशन का रखा है, जो बड़ी उसमें मात्रा में पहले होता है। प्राइवेटली ओन्ड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को भी इनको कुछ रियायत दी गई है, और एक सब्सिडी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए तक की छूट जो है मैक्सिमम, वो कितना बड़ा होगा, कितने चार्जेस स्टेशन होंगे, उसके हिसाब से ये रखा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ छूट दी गई है कि इसके ऊपर कोई रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी अपना बनाता है, उसके लिए भी छूट है। कुल मिलाकर के सब प्रकार की जो छूट है, उसका टोटल जो हमारे टारगेट्स हैं वो 5 साल के लिए 823 करोड़ रुपया इसके लिए बजट हमने अनुमानित रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। उन्हें 10 साल के लिए 50% स्टेट जीएसटी की छूट देंगे। इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट रहेगी। इसके साथ साथ 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट दी जाएगी। इन सभी के साथ साथ जो एजुकेशन और शोध संस्थान नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करेंगे, उन्हें उनके प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये तो बायर्स के लिए है, सब्सिडी इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स। इसके लिए भी माइक्रो इंडस्ट्री में 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का या 15 लाख रुपया, जो इसमें से कम है। फिर स्मॉल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही 20% या 40 लाख रुपया, जो कम है। फर्स्ट 10 यूनिट्स, ऊपर फर्स्ट 20 यूनिट्स, और नीचे मीडियम इंडस्ट्री फर्स्ट 5 यूनिट्स को 20% या 50 लाख रुपया, विच इज लोअर। लार्ज इंडस्ट्री 10% और 10 करोड़ विच इज लोअर फॉर द फर्स्ट 2 यूनिट्स। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए आप लोगों को सब छपा हुआ मिल जाएगा। सीड एंड कन्वर्जन फंड भी रखा है, उसके लिए एसजीएसटी रीइंबर्समेंट 10 साल के लिए 50% जो नेट एसजीएसटी होगा वो उनको 10 साल के लिए वापस मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी टोटल जो है उसको रीइंबर्स करेंगे। पावर सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 2% की, वो 20 साल तक उनको नहीं लगेगी। वाटर ट्रीटमेंट, अपने यूनिट्स का जो वाटर ट्रीटमेंट वो करेंगे, उसमें भी जो कॉस्ट आएगी उसका 50% अप टू 50 लाख रुपया, ये उनको रीइंबर्स करेंगे। पेटेंट फी 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस अप टू 25 lakhs। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 48,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय फॉर 10 years इन बीसीडी ब्लॉक। ऐसी ये सारी छूट जो है इनको दी गई है, ताकि बड़ी मात्रा में हरियाणा में आकर के अपने यूनिट्स लगाएं, और फिर बायर जो है उनको भी उसकी जो फैसिलिटी है ताकि वो भी लोग खरीदें, ताकि हम अच्छे। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में स्टार्टअप पॉलिसी को बढ़ावा दिया है। आज विश्व स्तर की बात करें तो हरियाणा का स्टार्टअप में तीसरा स्थान है, जिसमें 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 कंपनियां हरियाणा में है। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप पॉलिसी को भी मंजूरी दी। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज देश भर में स्टार्टअप के मामले में हरियाणा का तीसरा स्थान है। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा।
स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई अपना इंक्यूबेटर सेंटर अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी राशि दी जाती है। किराया शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति उसमें की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शर्तें, इसमें भी कुछ छूट मिलती है। और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स को अपना प्रचार करने के लिए उनको उसमें सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं। जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट को भी अपना ला करके दिखाता है, जिसका ज्यादा लाभ हो सकता है, तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये एक पॉलिसी 2022 हम लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 कंपनियां हरियाणा में हैं। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी है। आज डिजिटल का जमाना है, डाटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा काम है। प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित हों, इसके लिए डाटा सेंटर पॉलिसी को बनाया गया है। डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क और स्टेट जीएसटी में अलग अलग छूट दी गई है। अनुमान है कि इससे प्रदेश में कई हजार करोड़ का नया निवेश आएगा। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे। काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का जमाना आ गया है, बहुत सी चीजें, डाटा जो इकट्ठा किया जाता है, उस डाटा की सुरक्षा, ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए, ऐसे डाटा सेंटर्स चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएं भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपए की दर से, और जो रोजगार सृजन सब्सिडी ये देते हैं, ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है। बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की ए और बी श्रेणी में उनका जो एसजीएसटी है, जो स्टेट का जीएसटी है, उसमें ए और बी में 50% की छूट है, और सी और डी में 75% की छूट जो है, ये उनको छूट क्या, उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। अगले हमने जो अनुमान लगाया है कि 7 वर्षों में 100 से लेकर 125 तक डाटा सेंटर ऐसे आने की संभावना हरियाणा में है, और जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की, और ऐसा एक अनुमान लगाते हैं ताकि इस नए प्रकार का होने वाला ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है, इसका माहौल हरियाणा लोगों को अच्छा मिले। संयोग से दिल्ली के बहुत नजदीक होने के कारण से गुरुग्राम जैसे नगर में या उसके आसपास डाटा सेंटर्स की आने की संभावना ज्यादा है। फिर भी पावर की उनकी आवश्यकता वो हम पूर्ति करेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए उसको पूर्ति करेंगे। पावर की खपत क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, उसमें कॉस्ट वाइज पावर की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। डाटा सेंटर को एक लोएस्ट यानी वोल्टेज लोएस्ट टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है,
तो ये एक नई पॉलिसी हम लेकर के आए हैं, इसका भी हरियाणा को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी के श्राइन बोर्ड बनाए जाने पर भी मंजूरी दी है। इस मंदिर से जुड़ा केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अपना फैसला लेने के लिए कहा था। सरकार ने अब इस मंदिर का मनसा देवी मंदिर की तरह श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। बेरी जिला झज्जर वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाए, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी कर लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए तो फैसले लिए ही हैं, साथ ही प्रदेश में बिजली के ऋण को 700 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान कर प्रस्ताव को कार्यरत स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय और बिजली खरीद भुगतान को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के स्वीकृत ऋण के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 10 पंचकुला के पक्ष में 700 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। निगम विभिन्न बैंकों की ओर से स्वीकृत निधि आधारित और गैर निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंध करता रहेगा। बिजली खरीद भुगतान में वृद्धि के कारण बिजली मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार बिजली आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में साख पत्र प्रदान करने हेतु UHBVNL को नए कार्यशील पूंजी ऋण और कैपेक्स ऋण की आवश्यकता है। सीएम ने फंड आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए UHBVNL ने विभिन्न बैंकों से 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण तथा 200 करोड़ रुपए के कार्यशील पूंजी ऋण का मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 10 पंचकुला ने निगम के अनुरोध पर विचार किया और 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऋण स्वीकृत कर दिया। इस कार्यशील पूंजी ऋण के साथ UHBVNL समय पर बिजली खरीद देनदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होगा और कैपेक्स ऋण से बिना किसी वित्तीय कठिनाई के पूंजीगत व्यय वहन कर सकेगा। बैंक के स्वीकृत पत्र के अनुसार UHBVNL को उसके उधार के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करनी होगी। 31 मार्च 2022 को लिया गया पूंजीगत ऋण 1988 करोड़ रुपए है।